जहां भगवान राम ने समुद्र से प्रार्थना की थी, लंका जाने का रास्ता मांगा था और जहां से लंका तक सेतु बांधा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसमान के रास्ते उसी राम सेतु को देखते हुए श्रीलंका से लौटे और रामेश्वरम पहुंच गए। रामेश्वरम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकाज भी किया और रामकाज भी किया। राजकाज मतलब सरकारी काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रामकाज मतलब रामनवमी पर विशेष पूजा, जो उन्होंने रामनाथ स्वामी मंदिर में की। जिस समुद्र पर पंबन ब्रिज बना है उसका भी भगवान राम से गहरा नाता है और जिस मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा की उसका भी जुड़ाव श्री राम से है। प्रधानमंत्री के आज के राजकाज और रामकाज में क्या संबंध है, उन्होंने रामेश्वरम को ही क्यों चुना, इसके अर्थ आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री जब श्रीलंका से तमिलनाडु की यात्रा पर थे, अपने विमान में समुद्र के ऊपर थे, उस समय घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे थे। ये वो लम्हा था जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था। जिस समय भगवान राम के ललाट पर सूर्य की लालिमा तिलक कर रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री ने ये वीडियो साझा किया और इसके साथ उन्होंने लिखा, आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीलंका से वापस आते समय आकाश से राम सेतु के दिव्य दर्शन हुए। ईश्वरीय संयोग से मैं जिस समय राम सेतु के दर्शन कर रहा था, उसी समय मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। मेरी प्रार्थना है हम सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। जी, तो ये वही राम सेतु है जो भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए नल नील और वानरों की मदद से बनाया था, जिस पर किसी वक्त देश की राजनीति गरमाई थी, जिसके अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक चरित्रों ने भगवान राम को काल्पनिक तक बता दिया था। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की धरती पर जब कदम रखा तो रामनवमी की शुभ घड़ी में सबसे पहले पंबन रेल पुल का उद्घाटन पीएम ने किया। पंबन रेल ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। रामेश्वरम का ये नया पंबन पुल भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में मील का पत्थर। इसके प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस और भारतीय कोस्ट गार्ड के समुद्री जहाज को हरी झंडी यहां से दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पुल की खासियत को बेहद करीब से देखा। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ये जो पुल है वो बेहद अहम है। रामायण के मुताबिक राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। रामेश्वरम में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां साल भर शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। पंबन का ये पुल रामेश्वरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। वैसे तो अंग्रेजों के जमाने में ही साल 1914 में पुराने पंबन पुल का यहां निर्माण हुआ था, लेकिन अब ये नया पुल कई मायनों में ये बेहद खास है। मोदी सरकार ने 2019 में नए पंबन पुल को मंजूरी दी। इसे 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया। इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें 99 स्पैन है। 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। इससे बिना किसी रुकावट के ऊपर ट्रेनों और नीचे जो पानी के जहाज हैं उनकी आवाजाही होती है। ये पुल पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है। पुल को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जंग से बचाने के लिए इस पर विशेष कोटिंग की गई है। भविष्य की मांग के लिहाज से इस पुल पर डबल रेलवे ट्रैक है। पंबन ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग कौशल की एक अनूठी मिसाल तो है ही, मोदी सरकार के संकल्प का भी ये पुल एक सबूत है। क्योंकि मोदी अक्सर कहते हैं कि वो जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। तो पंबन पुल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। यहां मोदी ने पारंपरिक वेष्टी यानी धोती, शर्ट और अंगवस्त्रम के साथ मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर पहुंचने पर पुजारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने विधि विधान से यहां पूजा पाठ किया। रामनाथ स्वामी मंदिर का भगवान राम से गहरा नाता है। रामनाथ स्वामी भगवान शिव का ही एक रूप। मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। ये जो मंदिर है अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है।
इस मंदिर और भगवान रामनाथ स्वामी में प्रधानमंत्री की गहरी आस्था है। पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। उन्होंने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान किया था। प्रधानमंत्री उन मंदिरों में गए थे जिनका रामायण में जिक्र है, जिनका भगवान राम से जुड़ाव माना जाता है। और प्रधानमंत्री ने पिछले साल रामनाथ स्वामी मंदिर में मौजूद विशेष तीर्थों के जल से स्नान किया था, पूजा की थी, रामायण पाठ में हिस्सा लिया था, भजन संध्या में भी हिस्सा लिया था यहां प्रधानमंत्री ने। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में राजकाज और रामकाज दोनों किए। अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी ही सुनिए। आज राम नवमी का पावन पर्व है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। जय श्री राम। प्रधानमंत्री ने आज रामेश्वरम से तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें कई रेल और रोड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने बीते 11 साल में तमिलनाडु के लिए जो काम किए वो भी गिनवाए। प्रधानमंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा इलाज अब तक हो चुके हैं। इससे तमिलनाडु के इन परिवारों के 8,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई। इस राज्य में 1400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं, जहां 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक इन सस्ती दवाओं से तमिलनाडु के लोगों की 700 करोड़ रुपए की बचत हुई है और साथ ही तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात मिली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तमिलनाडु के किसानों को मिले पैसे का भी हिसाब दिया। उन्होंने बताया कि अब तक तमिलनाडु के किसानों को केंद्र सरकार 12,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। वहीं पीएम फसल बीमा स्कीम से 14,800 करोड़ रुपए किसानों को क्लेम मिल चुका है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये सब कुछ बता रहे थे तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन मंच पर नहीं थे। स्टालिन उस वक्त नीलगिरी में थे, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तमिलनाडु से भेदभाव का आरोप लगाया। स्टालिन ने परिसीमन का मुद्दा फिर से उठाया। बीजेपी पर परिसीमन की आड़ में तमिलनाडु की लोकसभा सीटें घटाने की कोशिश का आरोप दोहराया। स्टालिन लगातार शिक्षा नीति का भी विरोध कर रहे हैं और तमिलनाडु पर हिंदी केंद्र थोपना चाहता है, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं, आपको तमिलनाडु के लोगों के लिए एक निष्पक्ष सरकार स्थापित करनी होगी। आपको तमिलनाडु में एक दृढ़ भाषा स्थापित करनी होगी, जिससे कि दक्षिण भारत जैसे राज्य जिन्होंने लोगों का समर्थन बनाया है वो अपनी सीटें नहीं खोएंगे। इसके लिए आपको नेशनल असेंबली में राजनीतिक सुधार लागू करना होगा। ये सिर्फ सीटों की संख्या की चिंता नहीं है, ये हमारी शक्ति, अधिकारों और भविष्य की चिंता है। जब प्रधानमंत्री सहित 40 सांसद हैं, तो वो नेशनल असेंबली में तमिलनाडु की आवाज को कुचल रहे हैं। अगर आज वो कम हो जाए तो वो तमिलनाडु को नष्ट कर देंगे, इसे कुचल देंगे। हालांकि मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि परिसीमन में किसी भी राज्य की मौजूदा लोकसभा सीटों में कोई कटौती नहीं होगी। ये बात गृह मंत्री अमित शाह
खुद कह चुके हैं। इतना ही नहीं, हिंदी थोपने की कोशिश के आरोप पर भी केंद्र सरकार साफ साफ कह चुकी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें बच्चों को 3 भाषा सिखाने का सुझाव है, जिसमें एक मातृभाषा है, दूसरी अन्य भारतीय भाषा और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसका मतलब यह कि तमिलनाडु के बच्चे तमिल के अलावा कोई भी दूसरी भारतीय भाषा पढ़ सकते हैं। उनके लिए हिंदी की अनिवार्यता नहीं है, जबकि तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में हिंदी विरोध का पुराना इतिहास रहा। वहां सिर्फ तमिल और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में स्टालिन हिंदी और परिसीमन के मुद्दे को हवा दे रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की धरती से ही आज प्रधानमंत्री ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए ओनली 900 करोड़ रुपीज ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडियन आइल्स के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें। तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। पिछले 11 साल में, यानी जब से केंद्र में मोदी सरकार है, तब से बीजेपी ने एक से बढ़कर एक कामयाबियां हासिल की। ऐसे ऐसे राज्यों में सरकार बनाई जहां बीजेपी बेहद कमजोर थी, लेकिन इस दौरान दक्षिण में उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। तमिलनाडु वो राज्य जहां से आने वाले जनक कृष्णमूर्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन द्रविड़ राजनीति का ऐसा जोर है कि तमिलनाडु में बीजेपी की कामयाबी का शोर कहीं गुमसा हो जाता है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण के इस प्रदेश पर ध्यान विशेष है। वो तमिल संस्कृति और भाषा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से तमिल काशी संगमम और तमिल सौराष्ट्र संगमम जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो पाए, लेकिन अब तक इसका कोई खास सियासी चुनावी फायदा बीजेपी को नहीं मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा जोर लगाने के बावजूद तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में आइए अब आपको 2014 से अब तक तमिलनाडु में हुए चुनाव में बीजेपी के वोट का अंक गणित विस्तार से बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 1 सीट मिली, वोट शेयर 5.6%। 2016 विधानसभा चुनाव, पार्टी का खाता नहीं खुला, वोट मिले 2.8%। फिर आया 2019 लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटें जीती, नया रिकॉर्ड बनाया, तो तमिलनाडु में पार्टी शून्य पर ही सिमट गई, वोट प्रतिशत 3.6% रहा। इसके बाद 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, पार्टी ने सिर्फ 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, 4 पर जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी को वोट 2.6% मिले। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई सीट तो नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का डबल डिजिट में पहुंच गया, 11.4% बीजेपी को वोट शेयर हासिल हुआ। 2024 में बीजेपी को तमिलनाडु में सीट भले ही ना मिली हो, लेकिन वोट शेयर का डबल डिजिट में पहुंच जाना, ऐसे में पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में अब पूरा जोर लगाने की योजना बनाई है। इसी के लिए बीजेपी और एआईएडीएमके में फिर से गठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं। इन अटकलों का हवा 25 मार्च को तब और ज्यादा मिली जब एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन टूट गया था और अब खबर यह है कि अमित शाह भी चेन्नई जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी 10 या 11 अप्रैल को अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर जा सकते हैं। बीजेपी और एआईएडीएमके में गठजोड़ की चर्चा को बल उस समय मिला जब के अन्नामलाई ने खुद को नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस से दूर कर लिया।
दरअसल पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई 2021 से बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो राज्य की दोनों प्रमुख जो द्रविडियन पार्टीज हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, इन दोनों के वो कट्टर आलोचक हैं। और खास बात यह भी कि अन्नामलाई और एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी दोनों ही गोंडर समुदाय से आते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि गठबंधन की खातिर अन्नामलाई को बीजेपी में कोई और बड़ी भूमिका मिले, क्योंकि वो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, हिंदुवादी चेहरा है बीजेपी का। अपनी पदयात्रा के जरिए उन्होंने पूरे तमिलनाडु में बीजेपी को एक पहचान दिलाई है, अपनी पहचान बनाई है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी बेहद पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से अन्नामलाई की तारीफ कर चुके हैं। तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ने से बीजेपी की उम्मीदें अब बढ़ी हैं और ऐसे में बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर एआईएडीएमके से गठबंधन बीजेपी का परवान चढ़ा तो मुमकिन है नतीजे बदल जाएं, क्योंकि तमिलनाडु में हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज पुराना रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।